आवाज बस दर्जी। यस सर। यस सर। जी ओके। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कल हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तफसील के साथ पढ़ा था। सेल वॉल के बारे में हमने ये कहा था कि बेसिकली आउटर मोस्ट रिजिड और डेड बाउंड्री है प्लांट सेल में, इसके अलावा बैक्टीरिया सेल में और फंजाई सेल्स में, जबकि एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल वॉल को डिस्कवर किया था। और बेसिकली सेल वॉल जो है ये प्लांट्स में सेलुलोज से बनता है, बैक्टीरिया में म्यूरिन से बनता है और फंजाई सेल्स में काइटिन से बनता है। बेसिकली जब हम देखते हैं तो इसकी थिकनेस, मोटाई जो है ये मुख्तलिफ सेल्स में मुख्तलिफ होती है। जो यंग सेल्स होते हैं उनमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होता है और वो सेलुलोज से बनता है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये उन प्लांट सेल्स में होता है जो जिसको सपोर्ट की, एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। तो ये बेसिकली प्राइमरी सेल वॉल के नीचे सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये वजूद में आता है। और मिडल लेमेला जो है ये बेसिकली प्राइमरी सेल वॉल के बाहर होता है और इसका काम एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ना होता है, जिस तरह सीमेंट एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ती है। ये मिडल लेमेला का काम है। जब हम इसके फंक्शन की तरफ आते हैं तो ये सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है, ये प्रोटोप्लाज्म की हिफाजत करती है, ये सेल्स को रिजिडिटी यानी हार्डनेस और स्ट्रेंथ यानी ताकत प्रोवाइड करती है, और जो मटेरियल सेल के लिए जरूरी है वो सेल वॉल के थ्रू, चाहे वो वाटर हो या मिनरल हो, सेल वॉल के थ्रू अंदर दाखिल होता है। कल फिर हमने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि ये बेसिकली एनिमल सेल में आउटर मोस्ट होता है, जबकि प्लांट सेल में, फंजाई सेल में और बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल के नीचे होता है। ये तमाम लिविंग सेल में मौजूद होता है और ये भी लिविंग मटेरियल से बना होता है, जबकि सेल वॉल हमने पढ़ा वो नॉन लिविंग मटेरियल था। केमिकली सेल मेम्ब्रेन जो है ये 3 किस्म के कंपोनेंट से बना है, लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। एक बात याद रखें कि इसमें लिपिड्स, हम जानते हैं कि फैट्स और फैट्स जो है ये लिपिड्स में आते हैं, लेकिन तमाम फैट्स जो हैं वो लिपिड्स नहीं होते, बल्कि लिपिड्स में स्टेरॉइड्स भी होते हैं, इसमें टर्पिनाइड्स भी होते हैं, इसमें वेक्सीज भी होते हैं, इसमें फास्फोलिपिड भी होते हैं। तो यहां पर सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड मौजूद होता है। फास्फोलिपिड हम किसे कहते हैं कि जब कोलेस्ट्रॉल के साथ 2 फैटी एसिड और 1 फास्फेट अटैच हो जाए, इसको हम फास्फोलिपिड कहते हैं। तो याद रखें कि सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है। आपको इस डायग्राम में जो ब्लू कलर नजर आ रहा है, 2 लेयर्स में, ऊपर से और नीचे से, ये बेसिकली फास्फोलिपिड्स है। फिर प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स 2 किस्म के प्रोटीन्स हैं यहां पर। एक जो इस लिपिड्स के सरफेस के ऊपर होते हैं उसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं या आउटर प्रोटीन कहते हैं, और दूसरे जो है वो इसके अंदर घुसे हुए हैं, इनको इंट्रिंसिक या इनर प्रोटीन कहा जाता है। जबकि ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच है तो इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, और अगर ये लिपिड्स के साथ अटैच है तो इसको ग्लाइको लिपिड्स कहा जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी अ टाइप ऑफ लिपिड्स है जो सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कल हमने कहा था कि बेसिकली जो मोस्ट एक्सेप्टेबल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, और इसको सिंगर और निकलसन ने पेश किया था, के मुताबिक ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड्स के 2 बाइलेयर से बनता है, यानी 2 लेयर से बनता है, जिसमें प्रोटीन जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं, इधर उधर इसमें प्रोटीन मौजूद होते हैं। और ये कहते हैं कि इस सेल मेम्ब्रेन की मिसाल लिपिड्स के समंदर की है जिसमें प्रोटीन फ्लोटिंग करते हैं।
जैसे मैंने कहा था कि प्रोटीन दो किस्म के हैं, एक्सट्रिंसिक या सरफेस प्रोटीन और इंट्रिंसिक इनर प्रोटीन्स। जब हम इसकी फंक्शन की बात करते हैं तो याद रखें कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और ये जिन सब्सटेंसेस की इसको जरूरत होती है इसको अलाउ करती है, और जिसको जरूरत नहीं तो इसको अलाउ नहीं करती। मतलब ये कि ये होती है, इसलिए इसको सेल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी और बाहर निकलने को ये कंट्रोल करता है। मतलब ये कि इसके कंट्रोल में है कि किसको अंदर आना चाहिए और किसको बाहर निकलना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। दूसरा ये कि साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द है, जिस तरह सेल वॉल तमाम सेल के को प्रोटेक्ट कर रहा था, इस तरह ये साइटोप्लाज्म और इनर पार्ट्स और उसमें जो कंटेंट्स है, जो मटेरियल है, उसके इर्द गिर्द ये मौजूद होता है। अब ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या है? ये रिसेप्टर साइट में रिसीव करते हैं और फिर प्रोवाइड कर देते हैं सेल को। फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी को एक प्रोटीन की जरूरत है तो ये सिग्नल ये रिसीव करता है सेल मेम्ब्रेन में, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट रिसीव करता है और फिर इसको न्यूक्लियस में प्रोवाइड कर देता है। फिर न्यूक्लियस प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो मतलब ये हुआ कि ये एक रिसेप्टर। कल टॉपिक में अब भी अगर किसी का कोई हो तो पूछ सकता है। सुदेश इकबाल, आपको समझ आ रही है? सुदेश इकबाल सर, पर सेल मेम्ब्रेन में दोबारा लगवा है। यस सर। सुदेश आप जी। सुदेश, एनी क्वेश्चन? सर, पर नो सेल सर। मेम्ब्रेन बने पूरे कहीं। ओके हमजा, सेल मेम्ब्रेन ये बेसिकली प्लांट सेल में, फंजाई सेल में और बैक्टीरिया सेल में सेल वॉल के नीचे होता है। ये लिविंग मटेरियल से बना है और प्लांट सेल में ये आउटर मोस्ट होता है। प्लांट अब ये जो है ये बेसिकली इसकी जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये 3 कंपोनेंट से बना है। लिपिड, खास स्पेशल लिपिड फास्फोलिपिड है इसमें। इसके अलावा फास्फोलिपिड के अलावा इसमें प्रोटीन्स हैं, 2 किस्म के प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन या एक्सटेंसिव प्रोटीन और इनर प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन की शक्ल में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। अब बेसिकली इसका मॉडल जो है वो किसने प्रपोज किया था? वो प्रपोज किया था सिंगर और निकलसन ने। और उन्होंने कहा था कि इसमें बेसिकली लिपिड जो है ये डबल लेयर को ये लिपिड्स के अंदर घुसे हुए हैं। फिर इसके फंक्शन की बात जब होती है तो ये सेलेक्टिव पर भी एग्जिट्स को, और इसके अलावा ये साइटोप्लाज्म और इनर ऑर्गेनेल्स की हिफाजत करता है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये रिसेप्टर साइट्स हैं, ये मैसेज रिसीव करते हैं, सेल को प्रोवाइड करते हैं, और सेल से अगर कोई पैगाम बाहर भेजना हो तो वो इसके जरिए बाहर पैगाम भेजा जा सकता है। सर, ये सेमी पर अब हम आते हैं जी। सर, ये सेमी परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए सेल वॉल हर किस्म के मॉलिक्यूल को स्टॉप कर देगा। अगर ये मिनरल की जरूरत नहीं है तो उसको स्टॉप कर देगा, लेकिन अगर उसकी जरूरत है तो उसको अलाउ करेगा। इसलिए इसको हम
कहते हैं कि ये सेमी परमिएबल, यानी अपनी जरूरत के मुताबिक मटेरियल को अलाउ करता है या स्टॉप करता है, इसलिए इसको हम सेमी या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर हो गया हमजा? यस सर। अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म जो है ये सेल मेम्ब्रेन के बाद नेक्स्ट जो रीजन है वो साइटोप्लाज्म आता है। आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ से जो ये लेयर है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और सबसे नीचे जो मेम्ब्रेन है इसको हम ये भी हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये दरमियानी इलाका है न्यूक्लियस के अलावा, इस तमाम एरिया को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म इज द एरिया बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी साइटोप्लाज्म जो है ये सेल जो है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। पढ़ते हैं तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जो है ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, सॉल्युबल पार्ट्स और इनसॉल्युबल पार्ट्स। मतलब ये हुआ कि इस सेल मेम्ब्रेन में जो कहते हैं कि 70% जो है ये वाटर पर मुश्तमिल है। देखिए सॉल्युबल पार्ट साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा है जिसको हम साइटोसोल कहते हैं, और हमारे साइटोप्लाज्म 70% वाटर है, जबकि और ये 70% जो है ये फिर सोल्यूशन बनाता है। सोल्यूशन हम किसे कहते हैं? सोल्यूशन जब एक सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व हो, फॉर एग्जांपल साल्ट है और पानी है, तो जब ये डिसॉल्व इसमें होता है तो ट्रू सोल्यूशन बनाता है। तो बेसिकली इस सेल में भी मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल क्या है? साल्ट है, शुगर है, अमीनो एसिड्स हैं, तो ये ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं और ये यहां पर मौजूद होते हैं। जबकि कोलाइडल सोल्यूशन किसे कहते हैं? जिसमें मॉलिक्यूल सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद हो, यानी जिसमें डिसॉल्व ना हो। तो सस्पेंडेड फॉर्म में जो एरिया है उसमें कोलाइडल सोल्यूशन में प्रोटीन मौजूद होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, आरएनए होते हैं, यानी ये मॉलिक्यूल इस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते बल्कि कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। तो सॉल्युबल पार्ट जो है इसमें 70% जो है वो क्या मौजूद है? वो वाटर मौजूद है, और सोल्यूशन यानी वो सोल्यूशन जिसमें नहीं होते, सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। ट्रू सोल्यूशन में हमारे पास साल्ट होगा, शुगर होगा, अमीनो एसिड होगा, और कोलाइडल सोल्यूशन में प्रोटीन्स होंगे, फैटी एसिड्स होंगे और आरएनए होंगे। इनसॉल्युबल वेस्ट, इनसॉल्युबल, इसके अलावा यहां पर इनसॉल्युबल वेस्ट भी मौजूद होंगे। वो इनसॉल्युबल वेस्ट में हमारे पास क्या है होते हैं, और ये इनसॉल्युबल फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो भी यहाँ पर साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे, जिनमें आगे जाके हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, गोल्गी बॉडी आएगा, राइबोसोम्स आएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, लाइसोसोम्स आएगा, वैक्यूल्स आएंगे, क्लोरोप्लास्ट आएगा, क्रोमोप्लास्ट आएगा, ल्यूकोप्लास्ट आएगा, सेंट्रियोल्स आएंगे। ये तमाम सेल ऑर्गेनेल्स 1 बाय 1 इसके बाद हम पढ़ेंगे। अब साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? तो साइटोप्लाज्म का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये बायोमॉलिक्यूल्स के लिए स्टोर हाउस है। बायोमॉलिक्यूल्स हमने पढ़ा था ना कि जब बायो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड क्या है? ये मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। शुगर, लिपिड्स, यानी साइटोप्लाज्म के लिए, साइटोप्लाज्म जो है इन बायोमॉलिक्यूल के लिए एज अ स्टोर हाउस है, यानी यहाँ पर मौजूद होते हैं, और जब बॉडी को इसकी जरूरत होती है तो फिर साइटोप्लाज्म इसको बॉडी तक प्रोवाइड करता है।
दूसरा, इट इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन लाइक ग्लाइकोलिसिस। यहां पर साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस भी अमल में आ, यह हमारे पास रिस्पायरेशन का एक स्टेप है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। तो ये ग्लाइकोलिसिस जो है ये कहां पर होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। इस तरह प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो भी यहीं पे होती है, लिपिड्स की सिंथेसिस यहां पर भी होती है। तो मतलब ये कि यहां पर मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन भी साइटोप्लाज्म में होते हैं। यहां पर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलिज भी हैं और हर ऑर्गेनेलिज का अपना अपना काम है। यानी जैसे मैंने कहा, अब आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनेलिज है। तो हर ऑर्गेनेलिज जो है वो सेल के अंदर अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो सरंजाम देता है। अब हम आते हैं सेल ऑर्गेनेलिज की तरफ। इसको हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज भी कहते हैं। आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में लिख लेगा। सर पर ये प्लाज्मा पार्ट हम लोग पूरे सर पर ये सॉल्युबल पार्ट और इनसॉल्युबल पार्ट में सर। ओके, तो हमजा ऐसा है ना कि ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म बेसिकली सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियानी एरिया को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और बेसिकली ये जो है इसके दो पार्ट्स हैं, सॉल्युबल पार्ट है और इनसॉल्युबल पार्ट है। यानी साइटोप्लाज्म को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, सॉल्युबल पार्ट में और इनसॉल्युबल पार्ट में। सॉल्युबल पार्ट जो है बेसिकली नाम से जाहिर है कि जिसमें कोई चीज हल होती है उसको हम सॉल्युबल कहते हैं। तो यहां पर चूंकि 70% वाटर होता है तो इस वाटर में मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल जो है वो डिसॉल्व होते हैं और सोल्यूशन बनाते हैं, इसलिए इसको हम सॉल्युबल पार्ट कहते हैं। तो सॉल्युबल पार्ट्स को हम सोल भी क्या है, ट्रू सोल डिसॉल्व हो जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब हम साल्ट लेते हैं और वाटर में डाल हो जाता है तो ये ट्रू सोल्यूशन है। जबकि कोलाइडल सोल्यूशन कि अगर हम घी को पानी में डालें तो घी जो है पानी में हल नहीं होता, वो उसकी सरफेस पर रहता है, तो ये कोलाइडल सोल्यूशन है। तो सॉल्युबल पार्ट में ट्रू सोल्यूशन भी होगा और कोलाइडल सोल्यूशन भी होगा। अब ट्रू सोल्यूशन में शुगर होगा, साल्ट होगा, अमीनो एसिड होगा, जबकि कोलाइड एसिड होंगे, आरएनए होंगे, प्रोटीन्स होंगे, क्योंकि ये इसमें वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। इनसॉल्युबल पार्ट में क्या होगा, यहां पर वो मटेरियल होंगे जो इनसॉल्युबल होंगे। ये वेस्ट भी हो सकते हैं और ये यूजफुल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च अब पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता, लिपिड डिसॉल्व नहीं हो सकता, ग्लाइकोजन डिपॉजिट डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो ये इनसॉल्युबल इसका मटेरियल है। और इसके अलावा इस इनसॉल्युबल में सेल ऑर्गेनेलिज भी आएंगे जो कि हर एक अपना अपना काम सरंजाम देगा। हम यहाँ पर आपको अभी देखेंगे फंक्शन में, जैसे मैंने कहा कि इसमें ये स्टोर हाउस है बायोमॉलिक्यूल्स के लिए, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस होते हैं और हर ऑर्गेनेलिज जो है स्पेशल काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम आते हैं सेल ऑर्गेनेलिज की तरफ। तो बेसिकली सेल ऑर्गेनेलिज, पहले ये बात याद रखें कि सेल ऑर्गेनेलिज को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। यानी वो ऑर्गेनेलिज जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन हो, जैसा कि सेल मेम्ब्रेन सेल के इर्द गिर्द होता है, इसी तरह सेल वॉल प्लांट सेल के इर्द गिर्द होता है। अब अगर जिन सेल ऑर्गेनेलिज के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन है उनको हम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज कहेंगे, और जिनमें नहीं है उनको नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज कहा जाएगा। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलिज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गल्जी बॉडी है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है, तो इनको हम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज कहेंगे। जबकि राइबोसोम हुआ, सेंट्रियोल हुआ, इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होता।
इसलिए इनको हम नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कहेंगे। नाम आपको नजर आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बेसिकली फ्लैट एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स है। आप इस डायग्राम में आपको ब्रेन है, स्पेसिस को स्ट्रक्चर को हम मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ग्रीक जबान का लफ्ज है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है कि समथिंग इज मोल्डेड, ये यानी मुड़ी हुई चीजें जिसने अंदर सेक्स बनाई हुई है, खाली जगहों को बनाया हुआ है, तो सेस्टर नहीं कहा जाता है। और ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। ब्रेन स्पेसिस को, सेक्स को हम सेस्टरनी कहते हैं इसमें। अब याद रखें कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक तरफ आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच नजर आ रहा है और दूसरा जो है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ अटैच होता है। बेसिकली ये मेम्ब्रेन जो है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, ये भी लिपिड्स और प्रोटीन से ही बनता है, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन की तरह जो उसका स्ट्रक्चर है उसी तरह इसके मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर होता है। इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब आप देख रहे हो कि इस डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा होगा, ये जो पिछले वाला डायग्राम है, ये इसमें दो किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्ट्रक्चर के लिहाज से, को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच हो जाए तो इसकी वजह से इसका ये मेम्ब्रेन जो है, इसका सरफेस रफ बन जाता है, इसलिए इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आप इस डायग्राम में देखो ना, ये जो ब्राउन कलर है इसमें छोटे स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे दाने आपको नजर आ रहे हैं। ये दाने जो है ये राइबोसोम्स हैं। तो जब इसकी मिसाल ऐसे है कि जब आपके सरफेस पर, आपके जिल्द पर कभी दाने निकल आए, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका सरफेस जो है वो रफ हो जाता है। इसी तरह जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच हो जाए तो इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और दूसरे डायग्राम में ये जो व्हाइटिश कलर का है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको स्मूथ क्यों कहते हैं? नाम से जाहिर है, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, इसलिए इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब मजीद आपको वाज़ेह नजर आ गया होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच होता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते। अब चूंकि राइबोसोम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो तो ये फिर क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। याद रखें कि राइबोसोम्स का मेन फंक्शन जो है ये क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब चूंकि ये राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन राइबोसोम्स मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और अपने अंदर स्टोर करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे मैंने आपको कहा कि जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच ना हो, उसके सरफेस के साथ अटैच ना हो, तो इसको हम SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ये आर से मुराद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मैंने लिया है। आप जब लिखोगे तो पूरा नाम लिखोगे। अब इसका काम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है कि ये लिपिड फॉर्मेशन करता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हर एक का अपना काम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना काम है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है
और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड फॉर्मेशन करता है। अब फंक्शंस में तो ये बात साबित हो गई कि एक का काम प्रोटीन सिंथेसिस है, और दूसरे का काम क्या है, ये न्यू मेम्ब्रेन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में जब पानी की मिकदार ज्यादा हो तो हमारी बॉडी से इजाफी वाटर रिलीज करते हैं। ये हार्मोन प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। और मसल्स कंट्रैक्शन, हम जो मूवमेंट और लोकोमोशन करते हैं, हमारे इन मसल कंट्रैक्शन में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। अब आता हूं दोबारा फिर आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है, शाबाश, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। Sir, the lipid synthesis, the protein synthesis, sir, is the process. जी Sir, the lipid synthesis और protein synthesis, sir, पढ़िए हम लोग पूरे गए। गोरा, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब लिपिड्स जो है, लिपिड्स फैट्स होती हैं, ऑयल्स होता है, इस तरह ये जो है ये स्टेरॉइड्स होते हैं, ये बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बनने में हेल्प करता है। प्रोटीन्स ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे मसल इससे बनते हैं, हेयर्स, बोन्स, हमारे एंजाइम्स, ये तमाम प्रोटीन से बनते हैं, तो इसके बनने में ये हेल्प करते हैं। तो अब ये जो है ये बेसिकली कहां पर बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। अगर आप लोगों को जी कोलाइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन जब एक सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व ना हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आप जब पानी में घी डालते हो तो ये इसमें डिसॉल्व नहीं होता, बल्कि इसके सरफेस के ऊपर घूमता रहता है। इसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आपको समझ आई तो चैट में ओके लिख ले ताकि मुझे पता चल जाए। जिसको समझ आ गई है वो ओके लिख ले। हाशिम, सफीर, मोहम्मद अलहाजान, सुहेब, मसब, जुनेद, मोहम्मद हमजा, अब्दुल्ला खान, जलाल जावेद 40% ओके, मोहम्मद जाबिर ओके ओके ओके, सुहंजला, जुहेब, फहद, सैयद एहतशाम, दाऊद जमील, बिलाल अहमद। बिलाल आप कह रहे हैं रिवाइज कर लें। जलाल जावेद आपको कहां पर समझ नहीं, आपने कहा कि सर सदीक रहमान सलग डेर ना डेर पकार दे, मुकम्मल पकार दे ज़गबर रिवीजन हो कमा जलाल जावेद तस बकम जिने पोशी जमान पोसो अब्दुल्ला सईद रिवाइज को मैं योजल बे रिवाइज को। आसिम सुभान आपने 60% कहा। जलाल जावेद वाई सर रिवाइज एक कहे ओके। योजल ब्यावा हो रही। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली ग्रीक जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है समथिंग मोल्डेड। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन से बना है। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन यानी जो फ्लैट होते हैं, दो आप यहां पर देख रहे हो कि ये मेम्ब्रेन जो है इन्होंने सेक्स को इनक्लोज किया हुआ है। सेक्स से मुराद खाली जगह है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रॉडली देखूं तो जिस तरह एक कमरे को दीवारें जो है कमरे के अंदर की मिसाल ये सेक्स की है, खाली जगहों की है, और ये दीवारों की मिसाल यहां मेम्ब्रेन की। इसी तरह अगर एक प्लास्टिक का बैग है तो प्लास्टिक का कवर जो है ये इसके मेम्ब्रेन है और अंदर जो खाली जगह है उसको हम सेक्स कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बेसिकली
ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स होते हैं और इन सेक्स को बेसिकली हम सेस्टर्नी कहते हैं। अब ये सेस्टर्नी जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और इसका एक तरफ जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जबकि दूसरा जो है वो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। ये मेम्ब्रेन भी लिपिड्स और प्रोटीन से वजूद में आते हैं। ये दो किस्म के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम अटैच हो तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, जबकि जब इसके साथ इसके मेम्ब्रेन के साथ जब राइबोसोम अटैच ना हो तो उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अब रफ का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है। स्मूथ का काम क्या है? लिपिड सिंथेसिस। और इसके अलावा ये नए सेल मेम्ब्रेन को भी बनाता है, ये हार्मोन्स को भी बनाता है और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। ये हमारे पास काम हुआ किसका? ये हमारे पास काम हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गल्जी अपरेटस। चूंकि गल्जी अपरेटस को फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट कैमिलियो गल्जी ने 1898 में स्टडी किया था, इस वजह से इस सेल ऑर्गेनेलिस को गल्जी अपरेटस कहते हैं। एक दफा फिर सुन लें, गल्जी अपरेटस को गल्जी अपरेटस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम 1898 में एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया था जिसका नाम कैमिलो गल्जी था। इस वजह से इस सेल ऑर्गेनेलिस को गल्जी अपरेटस या गल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये भी फ्लैटेंड मेम्ब्रेन से बने हुए सेक्स हैं, यानी जिस तरह वहां पर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स थे, यहां पर भी ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स हैं और इन सेक्स को भी सेस्टर्नी कहा जाता है। वहां पर भी उनको भी सेस्टर्नी कहा जाता था, यहां पर भी इनको सेस्टर्नी कहा जाता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है? याद रखें, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स और प्रोटीन बनते हैं तो वो लिपिड्स और प्रोटीन वहां से आकर इसके साथ शामिल हो जाते हैं और इसमें वो स्टोर होते हैं, यानी प्रोटीन और लिपिड्स की सिंथेसिस जो है वो शक्ल में वो आकर यहां पर इसके साथ स्टोर हो गए। आप इस डायग्राम में नीचे की तरफ से देख रहे हो, ऊपर की तरफ से देख रहे हो कि ये छोटे छोटे सेक्स जो है यहां पर आ रहे हैं। अब ये सेक्स कहां से आ रहे थे? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और ये क्या ला रहे थे? उन्हीं लिपिड्स और प्रोटीन्स को एक गल्जी कॉम्प्लेक्स में लाते हैं। अब इनका काम क्या है? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम सेल्स, हार्मोन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी बने वहां पर, यहां पर स्टोर हुए और फिर ये यहां से नीचे की तरफ आप देख रहे हो सिक्रीटरी वेसिकल की शक्ल में ये यहां से फिर रिलीज होते हैं और बाकी सेल्स को या आउटसाइड द बॉडी को ये प्रोवाइड करते हैं। इट वर्क इन कॉम्बिनेशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये गल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, वहां पर बनता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मिसाल कारखाने की है, मिल की है, जहां पर ये प्रोटीन्स और फैट्स बने और फिर वहां से यहां पर आए। तो ये गल्जी बॉडी जो है ये एज अ स्टोर हाउस हुआ। स्टोर हाउस मतलब क्या? कि यहां पर ये स्टोर मौजूद है और जितने जितने बॉडी को रिक्वायर्ड है ये बॉडी को फिर गल्जी ऑपरेटस प्रोवाइड करते हैं। इसका मेन काम ये है, यानी ये एक स्टोर हाउस का काम करता है। ये यहाँ पर जो सेल्स में मुख्तलिफ चीजें बनती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी ग्लूकोज बनाता है, तो ये तमाम मटेरियल को फिर यहाँ भेज देता है। यहाँ पर ये स्टोर होता है, इसकी पैकिंग यहाँ पर होती है और पैकिंग के बाद इसको या तो सेल अपने सेल में प्रोवाइड कर दिया जाता है या सेल से बाहर भेज दिया जाता है। अब एंजाइम इन गल्जी कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर कार्बोहाइड्रेट्स यूनाइट्स टू प्रोटीन टू फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। यहां पर एक और काम भी ये होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स ये कंबाइन होते हैं, इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अगर आपको याद हो तो सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन थे,
अब कार्बोहाइड्रेट भी यहां पर पहुंचे, प्रोटीन भी यहां पर पहुंचे, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के एंजाइम जो है वो इन दोनों को मिलाते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, और दिस डिटरमाइन द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ प्रोटीन। और तो फिर यहां पर फिर ये जहां पर इसकी जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है, वहां पर इसको ये भेज दिया जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू मेम्ब्रेन। याद रखें कि यहां पर नया मेम्ब्रेन भी बनता है, लाइसोसोम्स भी बनते हैं और पेरोक्सिसोम्स, ये भी स्मॉल सेल ऑर्गेनेल्स है, ये भी कौन बनाता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाता है। इट प्ले टू मेजर रोल इन द मेम्ब्रेन सिंथेसिस। इसका काम मेम्ब्रेन सिंथेसिस में होता है, यानी ये दो तरीकों से मेम्ब्रेन बनाता है। तो ये हमारे पास बेसिकली गोल्गी कॉम्प्लेक्स हुआ। तो अजीज तलबा, एक दफा फिर गोल्गी apparatus सुने। गोल्गी apparatus जो है, चूंकि फर्स्ट टाइम इसको 1898 में कैमिलियो गोल्गी, एक साइंटिस्ट था, उसने फर्स्ट टाइम स्टडी किया था, इसलिए इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी apparatus कहा जाता है। ये भी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, सेक्स है, जो कि स्मॉल वेसिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं। इन सेक्स को, इसका काम क्या होता है? इसका काम यहां पर जब प्रोटीन्स और लिपिड्स भेजे जाते हैं तो ये स्टोर करते हैं और फिर इसको प्रोवाइड करते हैं तमाम बॉडी में। कौन कौन इसमें आता है? इसमें हार्मोन्स आते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन आता है, डाइजेस्टिव एंजाइम आता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों मिलकर काम करते हैं विद द कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे है? जैसे मैंने आपसे कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये मटेरियल बनते हैं, या कार्बोहाइड्रेट अगर बनते हैं तो कहां पर? क्लोरोप्लास्ट में। तो फिर वो यहां पर आकर स्टोर हाउस में आ जाते हैं, और फिर यहां पर ये अगर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स है तो वो भी कंबाइन होकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड मिलते हैं तो वो ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं, तो उनकी सिंथेसिस भी यहां पर होती है। इसके अलावा ये नए मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 3 छोटे छोटे टॉपिक पढ़े। एक हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाद फिर हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद अब हमने पढ़ा गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब मैं आपकी तरफ आता हूं, आपकी तरफ से जो भी क्वेश्चन हो, जहां पर आप डिस्कशन करना चाहें, वो डिस्कशन आप मुझसे कर सकते हैं। शाबाश। सर ये स्लाइड हमें नहीं मिले जी। स्लाइड्स हमें नहीं मिले। सफीर, क्या नहीं मिले? अलियान, आपको क्या नहीं मिला? स्लाइड ये जो आप प्रेजेंट कर रहे थे उस पर। नहीं, वो स्लाइड ऐसा है ना कि वो आप लैपटॉप अगर आपके पास है तो वहां से आपको आसानी से दस्तयाब होंगे। मेरे ख्याल में मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं होता आपके। सर बिलाल अहमद, व्हाट्सएप पर सेंड करें ना। व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप आपके क्लास ग्रुप में सेंड कर दूं? यस सर। ओके, इंशाल्लाह मैं अभी क्लास के बाद वो सेंड कर दूंगा।